मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत साहित्य का इतिहास से आज हम राजशेखर के विषय में अध्ययन करेंगे। राजशेखर महाराष्ट्र चूड़ामणि, कवि श्रेष्ठ, अकाल जलद के पौत्र तथा दुर्दुक के पुत्र थे। राजशेखर की माता का नाम शीलवती था। इनके वंश में सुरानंद, तरल और कविराज जैसे यशस्वी कवि हुए थे। कवित्व तो राजशेखर के रक्त में समाविष्ट था। राजशेखर का विवाह चौहान जाति की अवंती सुंदरी नाम की एक सुशिक्षित विदुषी महिला के साथ हुआ। अवंती सुंदरी प्राकृत तथा संस्कृत भाषा की प्रकांड विदुषी एवं कवयित्री थी। राजशेखर कान्यकुब्ज नरेश, महेंद्रपाल एवं महीपाल के राजगुरु थे। प्रतिहार वंशी शिलालेखों के आधार पर महेंद्रपाल का समय 10वीं शती का प्रारंभिक काल माना जाता है। राजशेखर को अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान था। बाल रामायण में राजशेखर ने अपने आप को वाल्मीकि, भर्तृमेंट तथा भवभूति का अवतार बताया है। कर्पूर मंजरी में राजशेखर की 2 उपाधियां बाल कवि और कविराज का उल्लेख भी प्राप्त हुआ है। राजशेखर का समय राजशेखर ने अपने आप को आदि कवि वाल्मीकि, हयग्रीव वध महाकाव्य के रचयिता, भर्तृमेंट तथा करुण रस के जीवंत विग्रह भवभूति का अवतार मानते हुए कहा है। यथा बभूव वाल्मीकि भव कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेंटताम स्थितः पुण्यो भवभूति रेखया स वर्तते संप्रति राजशेखर। इस पद्य से स्पष्ट होता है कि वे भवभूति के उत्तरवर्ती थे, अर्थात बाद के थे, पश्चात के थे। राजशेखर ने अपने ग्रंथों में उद्भट जो कि 800 ईस्वी के हैं और आनंदवर्धन जो कि 850 ईस्वी के हैं, इनका उल्लेख किया है। राजशेखर का उल्लेख यशस तिलक चंपू जो 959 ईस्वी का है और तिलक मंजरी जो 1000 ईस्वी तथा व्यक्ति विवेक जो 1150 ईस्वी में है। तो इन सब के पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजशेखर 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्यमान थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल के पुत्र नरेंद्र देव को, जो कान्यकुब्ज के राजा थे, बाल भारत में अपना संरक्षक माना है, कहा है। महेंद्रपाल का समय 893 से 907 ईस्वी और महीपाल का समय 914 से 917 ईस्वी तक शिलालेखों से सिद्ध किया गया है। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि राजशेखर का जो समय है वो 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था।
राजशेखर का कृतित्व। राजशेखर के द्वारा लिखित या विरचित 5 ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। राजशेखर ने स्वयं को अपने षट प्रबंधों का निर्देश किया था। उसके विषय में कहा है विद्धि नः षट प्रबंधान। इन्होंने बाल रामायण के पहले अध्याय के 12वें पद में इस प्रकार से कहा है जो उपलब्ध है। राजशेखर के द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ बाल रामायण, बाल भारतिया, प्रचंड पांडव, विद्याशाला भंजिका, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जो कि अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। ये बाल रामायण, बाल भारत तथा प्रचंड पांडव और विद्याशाला भंजिका और कर्पूर मंजरी, ये जो ग्रंथ हैं ये चारों रचनाएं रूपक हैं अर्थात नाटक हैं। तो द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का इतिहास में नाट्य साहित्य में राजशेखर को रखा गया है। इसलिए हम राजशेखर के रूपकों के विषय में ही यहाँ चर्चा करेंगे। प्रथम बाल रामायण। यह रामायण के कथानक पर आश्रित 10 अंकों का महानाटक है। इसकी प्रस्तावना की लंबाई 1 अंक जैसी है और इसके प्रत्येक अंक इतने लंबे हैं कि एक छोटे से नाटक की उसमें पूर्ति हो सकती है, अर्थात एक छोटे से नाटक के बराबर है। संपूर्ण नाटक में 741 पद्य हैं। इनमें भी 203 शार्दूल विक्रीडित छंद और 89 स्तग्धरा छंद जैसे लंबे पद्यों का प्रयोग इसमें किया गया है। बाल रामायण नाटक में इस नाटक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है रावण के प्रेम को मुख्य रूप देना तथा काव्य परंपरा के प्रतिकूल दर्शकों की सहानुभूति रावण से कराना। अंक के अनुसार नाटक की कथा वस्तु को हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। इसका प्रथम अंक का नाम प्रतिज्ञा पौलस्त्य है। इस अंक में रावण जनकपुरी में जानकी से विवाह करने की प्रतिज्ञा करता है तथा वह राजा जनक से उसकी पुत्री की याचना करता है। द्वितीय अंक का नाम है राम रावणीय। इस अंक में परशुराम एवं रावण के कलह का वर्णन किया गया है। रावण परशुराम से सहायता की प्रार्थना करता है किंतु परशुराम उसे सहायता देने से मना कर देते हैं, बल्कि उल्टे सबके सामने उसका अपमान भी करते हैं। दोनों युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं किंतु अन्य लोग बीच बचाव करा करके इनका कलह या जो युद्ध होने वाला था उसको दूर कर देते हैं, उसको होने नहीं देते। तृतीय अंक का नाम विलक्ष लंकेश्वर है। इस अंक में सीता को प्राप्त नहीं करने के कारण विषण्ण, दुखी या खिन्न रावण के मनोविनोद के लिए सीता स्वयंवर नामक गर्भ नाटक का प्रदर्शन किया गया है। रावण सीता के साथ राम के परिणय को देखकर क्रोधित हो जाता है तथा खेल रोक देना पड़ता है। चतुर्थ अंक का नामकरण भार्गव भंग रखा गया है। इस अंक में राम एवं
परशुराम के मध्य धनुष तोड़ने के पश्चात वाद विवाद जो उत्पन्न होता है उसके विषय में कहा है। पंचम अंक, इसका शीर्षक उन्मत्त दशानन रखा गया है। इस अंक में सीता के वियोग में रावण को पुरूरवा की भांति विक्षिप्त दिखलाया है। छठा अंक, इसका नाम निर्दोष दशरथ रखा गया है। इस छठे अंक में दशरथ को दोष मुक्त बतलाने की चेष्टा की गई है। शूर्पणखा और मायाविद अयोध्या में कैकेयी और दशरथ का रूप धारण कर राम को वन भेजते हैं। रत्न शिखंड राम को वनवास संबंधी समस्त घटनाओं का वर्णन दशरथ को सुनाता है। वे इन विषम घटनाओं को सुनकर अत्यधिक दुखी होते हैं। सातवें अंक का नाम असम पराक्रम रखा है। इस अंक में समुद्र और राम के बीच वार्तालाप तथा विभीषण शरणागति का वर्णन है। समुद्र का बंधन होता है तथा राम लंका में प्रविष्ट होते हैं, पहुंच जाते हैं। आठवें अंक का शीर्षक वीर विलास रखा गया है। इस अंक में लंका के युद्ध का वर्णन है। इस अंक में ककालक नामक पात्र रावण से युद्ध में उतरने वाले वीरों कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के अतुल पराक्रम की बातें बताता है और उनकी मृत्यु से रावण का मान ध्वस्त हो जाता है। 9वें अंक में रावण वध की कथा वर्णित है और अंतिम 10वें अंक का शीर्षक सानंद रघुनंदन है। इसमें सीता के अग्निशोधन के पश्चात राम पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या लौटते हैं, उसका वर्णन है और यह जो वर्णन है वह अत्यधिक लंबा है। राम अयोध्या पहुंचते हैं, वहाँ नगरवासी उनका भव्य स्वागत करते हैं और अंत में राम का राज्याभिषेक होता है। राजशेखर की दूसरा रूपक बाल भारत या प्रचंड पांडव। यह राजशेखर का द्वितीय रूपक अपूर्ण और उपलब्ध होता है, अर्थात अपूर्ण उपलब्ध होता है, पूर्ण नहीं है। इसके केवल 2 ही अंक वर्तमान में उपलब्ध हैं। इनके 143 श्लोक पाए जाते हैं। इन 2 अंकों में द्रौपदी स्वयंवर और द्यूत क्रीड़ा तथा द्रौपदी वस्त्रहरण की घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तीसरा रूपक विद्यशाल भंजिका, यह 4 अंकों की एक छोटी नाटिका है। इसमें हर्ष की नाटिकाओं और राजशेखर की कर्पूर मंजरी की समान ही राजकीय जीवन की प्रणय कथा है। इसमें मृगांकावली का प्रेम विद्याधर मल्ल नामक राजा से वर्णित है। इसके पश्चात कर्पूर मंजरी, यह प्राकृत भाषा में 4 अंकों का एक षट्टक है। यह नृत्य प्रधान नाटक है। इसका कथानक रत्नावली के समान है। इसमें राजा चंडपाल तथा कुंतल राजकुमारी कर्पूर मंजरी की प्रणय कथा वर्णित है। इसकी कथा वस्तु लघु है, छोटी है। चरित्र चित्रण भी अधिक विस्तृत नहीं है, फिर भी कई दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण रूपक है। यह केवल प्राकृत भाषा में विरचित है। इस नाटक में नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार का आगमन न होकर स्थापक का आगमन होता है। इस नाटक की प्रस्तावना से ऐसा प्रतीत होता है कि राजशेखर के समय में स्त्री पात्रों का अभिनय
स्त्रियां करती थी। कर्पूर मंजरी, इसमें प्रवेशक और विष्कंभक का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें प्रत्येक अंक का नाम जवनिकांतर है तथा जवनिका शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे के अर्थ में सर्वप्रथम यहाँ प्रारंभ हुआ। इस नाटक में भाषा विज्ञान, पुरातत्व तथा ग्राम गीतों के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। इस कर्पूर मंजरी नाटिका में चरचरी नामक नृत्य का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें हाव भाव का प्राधान्य होता है। समीक्षकों ने राजशेखर के नाटकों में नाट्य गुणों की तुलना में प्रबंध काव्य के गुणों का अधिक प्रयोग पाया है। समीक्षकों का कहना है कि कुछ मौलिक होते हुए भी इन पर हर्ष, भवभूति और मुरारी का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बाल रामायण में तो उनका ध्यान केवल नाटक के जो कथा वस्तु है, कलेवर है, उसके विस्तार में ही लगा है, ऐसा प्रतीत होता है तथा सभी नाटकीय गुणों की उपेक्षा वहाँ की गई है। जबकि कर्पूर मंजरी और विद्याशाला भंजिका कलेवर की दृष्टि से विस्तृत नहीं है, बड़ी नहीं है, किंतु नाट्य गुणों का उनमें भी अभाव प्राप्त है। इनमें वस्तु योजना एवं चरित्र चित्रण की पूर्ण उपेक्षा की गई है। हाँ, भावनात्मक मनोरंजन अवश्य हुआ है। राजशेखर की शैली शास्त्रीय परिभाषा में गौड़ी है, किंतु पांचाली का भी पुट यहाँ स्थान स्थान पर प्राप्त होता है। भवभूति की शैली से राजशेखर अत्यधिक प्रभावित हैं। शब्द चमत्कार एवं ध्वन्यात्मकता इनकी शैली की विशेषताएं हैं, परंतु रस का वह परिपाक, हृदय के भावों की गहरी परख, प्रकृति और मानवता का परस्पर रागात्मक संबंध जो भवभूति की काव्य कला के भूषण हैं, यहाँ पर नहीं मिलते। जहाँ तक छंदो विधान का संबंध है, राजशेखर सुंदर संगीतमय लंबे लंबे छंदों को निबद्ध करने में कुशल हैं। स्तरग्धरा एवं शार्दुल विक्रीडित जैसे दीर्घकाय छंद इन्हें प्रिय हैं। राजशेखर शार्दुल विक्रीडित छंद की प्रशंसा में क्षेमेंद्र जैसे कवि ने इस प्रकार लिखा है: शार्दुल विक्रीडितैर एव प्रख्यातो राजशेखरः शिखरीव परम वक्रहि सो उल्लेखैर उच्च शेखरहि। सुवृत्त तिलक में नाटकों में नृत्य और गान का समावेश उनके नाट्य शिथिलता की कमी को पूरा करते हैं। सुंदर शब्दों का उनके पास अपार भंडार है, शब्दों की अकूत राशि है। वे वस्तुतः शब्द कवि हैं। नोक झोंक वाले शब्दों का विन्यास उनके नाटकों में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करता है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का विशेष चमत्कार इनके नाटकों में प्राप्त होता है। डॉक्टर वचनदेव कुमार ने राजशेखर के विषय में कहा है, अपना मत प्रकट किया है और अपने मत को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने को वाल्मीकि तथा भवभूति का अवतार मानते हैं, किंतु उनमें आदि कवि की प्रांजल सहजता एवं भवभूति की वज्रदावक करुणा का सर्वथा अभाव दीख पड़ता है। फिर भी राजशेखर महाकवि की पंक्ति में आसन के अधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं के राज दरबार में रहने वाले शंकर वर्मन की यह प्रशंसोक्ति समुचित प्रतीत होती है। पातुम श्रोत्र रसायनम रचेतुः वाचः सताम सम्यता
व्युत्पत्तिम परमां वाप्तुम अवधिम लब्धुम रस स्त्रोतस्य भोक्तुम स्वादु फलंच जीवित तरोर्य यद्यस्ति ते कौतुकम तद्भ्रातः शृणु राजशेखर कवे सूक्ति सुधा स्यंदिनी। कर्णांजलि के सुधा सदृश रसायन पीने के लिए सज्जन या विद्वज्जन समस्त वाणी की रचना के लिए रस स्रोत की परमावधि रूप व्युत्पत्ति लाभ के लिए जीवन रूपी तरु के सुस्वादु फल चखने का कौतूहल है। तो हे भाई, राजशेखर कवि की अमृत से सनी हुई सूक्तियों को सुनो। इस प्रकार शंकर वर्मा ने इस पद्य के माध्यम से इनकी प्रशंसा में यह उक्ति या यह पद्य कहा। तो इस प्रकार राजशेखर के 4 रूपकों का हमने संक्षिप्त अध्ययन किया। इसमें छठा गलती से लिखने में आ गया। 5वां काव्य मीमांसा, यह अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।